और बच्चा चाहता है 1 मिनट में खोल दे गेट, है ना। वो जानना चाहता है कैसे निकल गया पेट। तो ठीक उसी तरीके से आपस में ना लस्टा होता है, लस्टा समझ रहे हैं, मतलब चिपका होता है। आज ला साटा इसका मतलब है ला साटा, आज यही लस्टा को छुड़ाएंगे हम, दूर करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। कौन सी क्रिया विधि, कौन से सोखा तांत्रिक का हम सहायता लेंगे, ये बात को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूँ कि हमने कहा कि चाहत न होती तो कुछ भी न होता, और तुम भी न रोती तो मैं भी न रोता। कहने का मतलब है अगर तुम रोई तो मैं रोया। अच्छा, मेरे रोने का कारण क्या है कि तुम रोई। अब यहाँ पे बच्चे को खड़ा होने का कारण क्या है। तो चलिएगा, जैसा कि आज के एपिसोड में हम डिस्कस करेंगे 2 या 2 से अधिक वाक्यों को मिला करके नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से कैसे उसे सिंपल सेंटेंस बनाया जाता है। गाइस, जैसे मैंने आपको पीछे जो है पार्टिसिपल की सहायता से और इन्फिनिटिव की सहायता से 2 वाक्यों को सिंपल कैसे करते हैं, ये बिल्कुल खान सर के अंदाज में पढ़ाया है। ठीक है, बिल्कुल लॉजिक दिया है आपको, रटाया नहीं है। ठीक है, आज भी हम हंसते मजाक करते हुए, बातों को समझते हुए, कॉन्सेप्चुअली डील करते हुए वहाँ तक पहुँचेंगे। ठीक है, तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट क्या होता है पहले समझते हैं। जैसा कि मैंने पार्टिसिपल का डेफिनेशन बताया था, इन्फिनिटिव का डेफिनेशन बताया था। बच्चे, मैं यहाँ पे आपसे एक सवाल करना चाहूँगा, क्या आप नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का डेफिनेशन जानते हैं। देखो, अभी यहाँ पर मैं इसके डेफिनेशन को डिस्कस नहीं कर सकता क्योंकि वीडियो लेक्चर बहुत लंबा हो जाता है और बच्चा चाहता है 1 मिनट में खोल दे गेट, है ना। वो जानना चाहता है कैसे निकल गया पेट। तो ठीक उसी तरीके से ना मैं यहाँ पे वो काम नहीं कर सकता हूँ, अभी 1 मिनट में नहीं खोल पाऊंगा। आज तुम्हें जिस टॉपिक पर मैं चर्चा करने के लिए आया हूँ उसकी बात करते हैं। ठीक है, देखो, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट मतलब होता है, बच्चे इसको थोड़ा समझने की कोशिश करते हैं कि नॉमिनेटिव का मतलब होता है सब्जेक्ट। सब्जेक्टिव का नाम सुने आप, सब्जेक्ट, सब्जेक्टिव, सब्जेक्टिव मतलब सब्जेक्ट, सब्जेक्ट मतलब कर्ता। और एब्सोल्यूट का मतलब हो गया फ्री, फ्री मतलब हो गया स्वतंत्र। ठीक है, फ्रीडम, आजादी। मतलब आप ये समझ गए होंगे, आप सुने भी होंगे कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है स्वतंत्र कर्ता, स्वतंत्र करता। अच्छा, कुछ लोग तो इसे ये भी कहते हैं कि जैसे सब्जेक्ट होता है वाक्य का, वो वर्ब से जुड़ा होता है, यानी कि सब्जेक्ट के हिसाब से एक क्रिया आती है। जैसे ही इज गोइंग, ही के हिसाब से इज आया है। अगर मैं कहूंगा यू तो आर आएगा, समझ रहे, यू आर गोइंग। तो लोग कहते हैं कि जो सब्जेक्ट होता है क्रिया उसी के हिसाब से चलती है। एक काम करो, आप ना सब्जेक्ट को फ्री कर दो। बताओ सब्जेक्ट फ्री कैसे कहलाएगा। इसका मतलब आप तो यही कहना चाहते हैं कि सब्जेक्ट का रिलेशन वर्ब से क्या कर दो, तोड़ दो। तो आज हम यही काम करेंगे। अगर सब्जेक्ट मान के चलते हैं कि पति होता है और जो इसके हिसाब से आने वाली आगे वर्ब होती है जो पत्नी होती है, ठीक है, तो इस पति को इस पत्नी से हम करेंगे दूर। ठीक है, आप समझिए कैसे करेंगे। मतलब पति पत्नी आपस में ना लस्टा होता है, लस्टा समझ रहे हैं, मतलब चिपका होता है। आज ला साटा इसका मतलब है ला साटा, आज यही लस्टा को छुड़ाएंगे हम, दूर करेंगे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट के द्वारा। ठीक है, समझने की कोशिश करिए बच्चे। ठीक है, देखो क्या कहना चाह रहा हूं मैं कहना ये चाह रहा हूं कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का मतलब होता है सब्जेक्ट फ्री। मतलब ऐसा कोई वाक्य लिखिए जिसमें सब्जेक्ट हो पर उसका रिलेशन वर्ब से ना हो। बात को समझ रहे हैं। अच्छा, जब वर्ब से रिलेशन ना हो, इसका मतलब है अगर पति पत्नी है, अगर मैं कह रहा हूं पति हो लेकिन उसका रिलेशन पत्नी से ना हो, इसका मतलब परिवर्तन हम पत्नी में करेंगे, चेंज कर देंगे पत्नी को। कैसे चेंज करेंगे समझिएगा, आज लास्टा दूर करेंगे। तो चलिए गाइस, बारी बारी से स्टेप बाय ये समझ लेते हैं कि हम पति को पत्नी से कौन सी सिचुएशन में दूर करेंगे। कहने का मतलब ये हो गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम क्या देख करके, कौन सी कंडीशन को देख करके यूज करेंगे, मतलब इसका नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग हम कब करेंगे। ठीक है, अच्छा, और दूसरा स्टेप हमारा, जब हमें पता चल जाएगा कि पति को पत्नी से अलग करना है तो हम कैसे करेंगे, कौन सी क्रिया विधि, कौन से सोखा तांत्रिक का हम सहायता लेंगे, ये बात को समझते हैं। ठीक है, मैं आपको एग्जांपल देता हूं तो बताता हूं कि ये हालात होगा तो पति को पत्नी से दूर करेंगे, और कैसे करेंगे सब बताऊंगा बारी बारी से। थोड़ा ठहरिए, सब्र करिए। देखिए, जैसे मान लीजिए कि हमारे पास एक सेंटेंस है, द टीचर entered the class। ठीक है, the students stood up। अगर बच्चे दिख नहीं रहा होगा तो मेरी बात से सुन लीजिएगा, मैंने 2 वाक्य लिखे हैं। द टीचर एंटर्ड द क्लास, टीचर क्लास में एंटर हुआ। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, बच्चे क्या हो गए, खड़े हो गए। ठीक है, 2 वाक्य दिया है। अगर आपसे बोला जाए कि दोनों को सिंथेसाइज कर दीजिए तो आप क्या करेंगे। देखिए, नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज कैसे करेंगे। सबसे पहले तो आप देखेंगे क्या दोनों वाक्यों के जो सब्जेक्ट हैं वो अलग अलग हैं। बिल्कुल, इस वाले वाक्य का सब्जेक्ट जो है वो स्टूडेंट है और इस वाले वाक्य का जो सब्जेक्ट है वो टीचर है। अच्छा, दूसरी बात ये होगी, क्या दोनों वाक्यों में आपस में रीजन रिजल्ट है,
कारण परिणाम है? तो जी हाँ बिल्कुल है। टीचर क्लास में एंटर किया और बच्चे खड़े हो गए, ठीक है, तो ये कारण है। बच्चे अब क्यों खड़े हो गए बताओ, बच्चे क्यों खड़े हो गए भाई? क्योंकि जो है टीचर क्लास में आया, तो ये कारण है, ये रहा हमारा रीजन, और इस रीजन की वजह से ये रिजल्ट निकल गया। कहने का मतलब है अगर क्लास में टीचर आया नहीं होता तो फिर बच्चे खड़े नहीं हुए होते, ठीक है। तो ये आपस में कारण और परिणाम है। जब आपको वाक्य में सब्जेक्ट अलग अलग दिखाई देगा और दोनों वाक्यों के बीच में आपस में कॉजल रिलेशन होगा, मतलब कारण और परिणाम होगा, उस हालात में हम बच्चे नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का प्रयोग करेंगे। अब आपको मालूम हो गया कि ऐसा घर में हालात उत्पन्न होगा तो हम पति को पत्नी से दूर कराएंगे, डाइवोर्स कराएंगे। और कैसे डाइवोर्स कराएंगे हम आगे बता रहे हैं। दूसरा स्टेप देखो, अब पति को पत्नी से अलग करने में, कहने का मतलब है नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज करने में जब हम सब्जेक्ट को फ्री करेंगे तो हमारे पास 3 तरीका है। कैसे करेंगे आप समझिए। पहले वाले में हम बताएं ना कि जब सब्जेक्ट क्या होगा, अलग अलग होगा और आपस में कारण और परिणाम होगा। कारण और परिणाम समझ रहे हो ना, जैसे कि हमने कहा कि चाहत न होती तो कुछ भी न होता, और तुम भी न रोती तो मैं भी न रोता। कहने का मतलब है अगर तुम रोई तो मैं रोया। अच्छा, मेरे रोने का कारण क्या है? कि तुम रोई। अब यहाँ पे बच्चे को खड़ा होने का कारण क्या है? कि क्लास में टीचर आया है। तो बताओ आपस में कारण और परिणाम हुआ कि नहीं? ठीक है बच्चे, तो मुझे आशा कि आप समझ गए होंगे कि दिए गए 2 वाक्यों में या 2 से अधिक वाक्यों में अगर सब्जेक्ट अलग अलग हो और उन दोनों वाक्यों के बीच में कारण और परिणाम हो। बात समझ में आ रही है? जैसे हमने कहा, पीछे एग्जाम्पल दिया था हमने ट्रेलर वाली वीडियो में कि सूर्य उगा और कोहरा गायब हो गया। तो कोहरा गायब क्यों हुआ? कारण क्या है? सूर्य के उगने का। और सूर्य उगा, उगने का काम करा सूर्य, सूर्य सब्जेक्ट हो गया सन इसका, और कौन गायब हुआ? कोहरा, ठीक है। तो उसमें क्या है? फॉग। तो उसका सब्जेक्ट फॉग है, इसका सब्जेक्ट सन है, और दोनों में आपस में कारण और परिणाम है। इसका मतलब श्योर 101% श्योर गारंटी है कि इस वाले वाक्य में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट लगेगा, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का यूज हम कब करेंगे। अच्छा, अब कैसे करेंगे, दूसरे स्टेप के बारे में बात करते हैं बच्चे। देखो, अगर आपको देखना है कि रीजन वाला जो सेंटेंस है, ठीक है, रीजन वाला जो सेंटेंस है अगर वो एक्टिव में है, कैसा है? एक्टिव में है, तो फिर आपको सब्जेक्ट लिख करके आपको हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करना है। ध्यान से सुनिएगा, बिल्कुल याद हो जाएगा। अगर रीजन वाला सेंटेंस आपका पैसिव में है, अभी बताऊंगा कैसे आप पहचान पाएंगे, तो फिर आप हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। अगर रीजन वाला सेंटेंस में बी की फॉर्म है, बी की फॉर्म का मतलब बच्चे हो गया इज, एम, आर, वॉज और वर, ठीक है। अगर बी की फॉर्म इज, एम, आर, वॉज, वर ये मेन वर्ब के जैसे, मेन वर्ब मतलब इनके बाद कोई दूसरा वर्ब नहीं आया हो, तब हम इसको किस में चेंज करते हैं? बीइंग में। किस में चेंज करते हैं? बीइंग में। अगर इन 3 तरीकों का हम प्रयोग करेंगे, सब्जेक्ट को लिख करके क्रिया को चेंज करेंगे इस तरीके से, तो सब्जेक्ट का क्रिया से रिलेशन क्या हो जाएगा? खत्म। मतलब वो लस्टा क्या हो जाएगा? दूर हो जाएगा, और उसमें यूज हो जाएगा नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट। आइए मैं आपको करके अब बताता हूं। इसी सेंटेंस में देखिए हम इसको कैसे जोड़ेंगे, ठीक है। पहली बात ये समझ लीजिए कि दोनों सब्जेक्ट क्या है? अलग अलग हैं, आपस में कारण और परिणाम है। अब हमें यह देखना है कि नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट यूज कैसे होता है। तो देखो बच्चे, अब हम क्या करेंगे? अब हम एक काम करेंगे, जिस सेंटेंस में रीजन होगा उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हूबहू उतार लेंगे, ठीक है। अब देखिए, आप एक बार थोड़ा समझिए, यहां पे देखिए, द टीचर एंटर्ड द क्लास, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। अब इस वाले वाक्य में यही रीजन वाला वाक्य है, कारण यही बना, परिणाम वो निकला है। तो जो रीजन वाला वाक्य होता है उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को हम लिख लेते हैं, तो इसका मतलब द टीचर को हम चुपचाप लिख लेंगे, मतलब ये हो गया हमारा नॉमिनेटिव। अब ये फ्री कैसे होगा? अब इसके आगे हम ये देखेंगे, अगर ये वाक्य एक्टिव में है तो हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करके बनाएंगे, ठीक है। अच्छा, अब एक बात देख लो, क्या ये वाक्य एक्टिव में है? आप नहीं पहचान पाओगे क्या? कितना आसान है जी, एक्टिव और पैसिव पहचानना बिल्कुल चुटकी बराबर है। जैसे ना रमेश बाबू, समझना तुम कैसे। देखो, अगर वाक्य में इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन के बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म आ जाए तो वो पैसिव है, अन्यथा फिर क्या हो? एक्टिव है। क्या इसमें कहीं इज, एम, आर, वाज, वर, बी, बीन दिखाई दे रहा? नहीं दिखाई दे रहा। इसका मतलब ये पैसिव नहीं है। जब ये पैसिव नहीं है तो फिर ये एक्टिव है, ठीक है। अच्छा, क्या इसमें बी की फॉर्म कोई है जिसको हम बीइंग में चेंज कर दें? ऐसा कुछ नहीं, इसमें इज, एम, आर, वाज, वर ही नहीं है, ठीक है बच्चे। तो ना तो ये इसमें चेंज हो पाएगा, ना तो ये इसमें चेंज हो पाएगा। ये है हमारा एक्टिव सेंटेंस।
और एक्टिव सेंटेंस में हम हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। तो द टीचर हमने इसको नॉमिनेटिव मतलब सब्जेक्ट को तो पहले लिख लिया है। अब हम एक काम करेंगे, यहां पे लगाएंगे हैविंग और वर्ब की थर्ड फॉर्म एंटर्ड। एंटर की थर्ड फॉर्म एंटर्ड ही होती है, एंटर्ड द क्लास। आगे सब बिल्कुल हूबहू ऐसे उतार लेंगे, ठीक है। जहां पर ये सेंटेंस पहला वाला खत्म होगा वहां पर फुल स्टॉप लगा होगा, उसको हम चेंज कर लेंगे कॉमा में, और जैसे कॉमा में हो जाएगा फिर अगला जो सेंटेंस है उसको वैसे का वैसे उतार लेंगे। द स्टूडेंट्स स्टूड अप, द स्टूडेंट्स स्टूड अप। देख लीजिए, बात समझ में आ गई है ना। तो अब इस तरह से आपको समझ में आ गया होगा कि हम दो वाक्यों को नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से कैसे जोड़ते हैं। दो वाक्यों को हम नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से तब जोड़ते हैं जब वाक्य के सब्जेक्ट अलग अलग हो और आपस में कारण और परिणाम हो। और हम ये देखते हैं कि जिस सेंटेंस में रीजन होता है, जिस सेंटेंस में कारण होता है, उस सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख लेते हैं, और वाक्य अगर एक्टिव होता है तो उसके आगे हैविंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं, और अगर वाक्य पैसिव होता है तो उसके आगे हैविंग प्लस बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाते हैं। अगर वाक्य में इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह आया होता है तो हम उसे बीइंग में चेंज कर लेते हैं। आइए एक एग्जांपल इसका देखते हैं, ठीक है। यहां पे देखिए दूसरा एग्जांपल, मैं कहूं द गेट वॉज ओपन्ड, द गेट वॉज ओपन्ड। आगे हो गया द बॉयज entered the school, ठीक है जी। देख लीजिए, एक सेंटेंस है द गेट वॉज ओपन्ड, गेट खुला हुआ था। द बॉयज एंटर्ड द स्कूल, ठीक है, स्कूल में सी छूट गया, द बॉयज एंटर्ड द स्कूल, ठीक है। अब ये दूसरा वाक्य हो गया हमारा। अब एक काम कर लेते हैं, दोनों को जोड़ते हैं। देखिए, पहले सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो गेट है और दूसरे सेंटेंस का जो सब्जेक्ट है वो बॉयज है। सब्जेक्ट अलग अलग हो गए, आपस में कारण और परिणाम है। देख लीजिए, गेट खुला हुआ था, बच्चे घुस गए। बच्चे कैसे घुस गए भाई, क्यों घुस गए? क्योंकि गेट क्या हुआ था, खुला हुआ था। तो कारण ये है, परिणाम ये निकला है कि बच्चे उसमें एंटर कर गए। अब हमें नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम लगाना है, तो कारण वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख करके हम फ्री कर लेते हैं। ये रहा, हमने सबसे पहले लिख लिया द गेट। अब नियम लगाते हैं। अब देखिए, एक्टिव, पैसिव और बी की फॉर्म पहचानना है। चलो नीचे से पहचान लेते हैं। इज एम आर वॉज वर्ब, क्या इसमें ये मेन वर्ब की जैसी आई है? नहीं, इसके आगे बच्चे एक वर्ब आई हो रही है, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन आई हुई है। इसका मतलब है ये मेन वर्ब इसमें नहीं है, ये हेल्पिंग वर्ब हो गया, ये मेन वर्ब हो गया, ठीक है जी। तो ये वाला नियम तो नहीं लग पाएगा, क्योंकि हमने बताया कि इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब के रूप में होगा, तब उसे हम बीइंग में चेंज करेंगे। हमारे पास तो वॉज वर्ब के बाद एक वर्ब और आ गई, और जब वाक्य में दो वर्ब होती है तो एक हेल्पिंग वर्ब, दूसरी मेन वर्ब होती है। इसका मतलब ये हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब नहीं है, ठीक है जी। तो ये बीइंग नहीं हो पाएगा। अब क्या होगा, हम पहचानेंगे एक्टिव और पैसिव। पैसिव में होगा तो हैविंग प्लस वर्ब की, हैविंग बीइंग प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म लगाएंगे, ठीक है जी। अब देखो, पैसिव की पहचान हमने बताया था ना, यदि वाक्य में इज एम आर वॉज वर्ब बी बीन हो और वर्ब की थर्ड फॉर्म हो तो पैसिव होगा। तो इसका मतलब है कि ये पैसिव है, और जब ये पैसिव है तो हम इसमें हैविंग बीन प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। द गेट हैविंग बीन, वर्ब की थर्ड फॉर्म ओपन का ओपन डी होता है, और जहां फुल स्टॉप हो वहां क्या लगा देंगे हम, कॉमा, और कॉमा के बाद द बॉयज एंटर्ड द स्कूल, जो भी है पूरा पूरा क्या कर लेंगे हम, उतार लेंगे, ठीक है जी। आगे आ जाओ, तीसरा एक एग्जांपल और लेते हैं, समझने की कोशिश करिए। देखिए यहां पे, अब इसको मैं मिटा देता हूं, आपको बात समझ में आ गई होगी। देखिए यहां पे तीसरा एग्जांपल लेते हैं। जैसे मान लो मैं कहूं कि इट वॉज हॉलीडे, इट वॉज हॉलीडे, द चिल्ड्रेन डिड नॉट गो टू स्कूल, ठीक है जी। अब थोड़ा समझ लो, समझने की कोशिश करो। इट वॉज हॉलीडे, एक सेंटेंस ये है, एक सेंटेंस ये है। द चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल, दोनों के सब्जेक्ट अलग अलग, यहां देख लीजिए, द चिल्ड्रन और ये इट अलग अलग हो गए। अब दूसरी बात देखिए, क्या आपस में कारण और परिणाम है? जी हाँ, बिल्कुल। छुट्टी थी, बच्चे स्कूल नहीं गए, ठीक है। बच्चे स्कूल क्यों नहीं गए? क्योंकि छुट्टी थी, कारण है ये छुट्टी होने का। तो अब आपस में नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट का नियम हम लगा लेते हैं। आ जाओ आगे बढ़ लेते हैं। तो हमने बताया था कारण वाले सेंटेंस के सब्जेक्ट को लिख करके फ्री कर लेते, तो ये हो गया हमारा इट। अब मुझे बताइए कि ये किसमें है? वॉज लगा है, अगर इसके बाद वर्ब की थर्ड फॉर्म होती तो पैसिव होता। वॉज लगा हुआ है इसके बाद, तो हमें कोई ना कोई एडजेक्टिव एडवर्ब कुछ ना कुछ आया हो रहता है, ठीक है जी। तो अभी ये वॉज यहाँ पर मेन वर्ब की तरह है, तो जब इज एम आर वॉज वर्ब मेन वर्ब की तरह होता है तो हम इसे बीइंग में चेंज कर देते हैं, चेंज कर लेते हैं इसे बीइंग में। इट बीइंग हॉलीडे
और फुल स्टॉप की जगह लगा देंगे हम कॉमा, आगे वैसे सेंटेंस उतार लेते हैं। द चिल्ड्रन का द चिल्ड्रन, ठीक है बच्चे, आपको बात ही समझ में आ गई, चिल्ड्रन डिड नॉट गो टू स्कूल। इस तरह से बच्चे अगर आपके पास कोई भी सेंटेंस आता है तो नॉमिनेटिव एब्सोल्यूट की सहायता से उसके आप बिल्कुल आसानी से चीर दीजिएगा, ठीक है। अच्छा, मुझे लगता है कि ये टॉपिक बहुत ही आसान था, जिसमें हमने पति पत्नी का रिलेशन डाइवोर्स करवा दिया। आशा करते हैं आपको वीडियो समझ में आया होगा। आप क्वेश्चन को सॉल्व करिए, अगर आपका कोई अभी भी डाउट रह गया हो मुझे कॉमेंट करके बताइए। मिलते हैं आपसे अगले एपिसोड में। वीडियो को देखने के लिए आपका प्रेम पूर्वक धन्यवाद। थैंक यू गाइज, बाय।